हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी दिन रात कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 VPO 2024 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इंतज़ार है बस एग्ज़ाम डेट का, लेकिन उससे पहले अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देते हुए मॉक टेस्ट नंबर 1 को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत आपके सजेशन भी कमेंट बॉक्स में मिले और आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखने की बात कही, इसलिए हम आज मॉक टेस्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट 2 का जो शेड्यूल चलेगा, हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, संसाधनों की कमी है इसलिए हफ्ते में एक ही अभी मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो पाएगा। बाकी अगर आपका ऐसा ही प्यार बना रहा हमारे साथ तो आगे भविष्य में और भी मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी आप ये जान लीजिए कि एवरी संडे, ठीक है, तो हर संडे को आप रेडी रहा करिए। संडे सुबह 9 AM पे आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। तो ये मॉक टेस्ट 2 है। अगर किसी ने इसका मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे कि लेवल की भी आपको जानकारी हो जाए। धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो मॉक टेस्ट 1 जिसने नहीं लगाया है पहले मॉक टेस्ट 1 लगा ले, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसको देख ले और फिर मॉक टेस्ट 2 आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस मॉक टेस्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए है, जिसके लिए मैंने बल्कि अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उसकी जानकारी 20 क्वेश्चन के बाद दूंगा। तो 20 क्वेश्चन तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है और वो सरप्राइज़ देख करके आप बहुत खुश होंगे, इस बात की गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज जो शब्द है इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो पंचायती राज शब्द है, मेनली इस शब्द का जो उपयोग है या इस शब्द का जो प्रचलन है निम्न में से किसके द्वारा किया गया है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो जल्दी से आप बताएं। लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया है, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं बाद में देख लूँगा, आप अपना आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पंचायती राज शब्द को गढ़ा था। ठीक है ना। इसके अलावा लॉर्ड रिपन का भी काफ़ी योगदान है। आपको पता ही होगा कि इन्होंने जो स्थानीय बोर्डों की स्थापना की थी, जिलों में स्थानीय बोर्डों की जो स्थापना की थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 1872 के आसपास इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड मेयो ने भी काफ़ी जो है काम किया था। 1870 के ईस्वी के आसपास इनका कार्यकाल रहता है। और जब भी लॉर्ड रिपन की बात आती है तो एक शब्द आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये शब्द इनके साथ जुड़ा है, ये शब्द याद रखिएगा। और स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन बात हो रही है कि पंचायती राज शब्द, ये शब्द किसने गढ़ा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। काउंटिंग करते रहिएगा। कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मॉक टेस्ट 1 में सभी लोगों ने नहीं बताया था, 1-2 लोगों ने ही बताया था कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस बार आपको काउंट करते रहना है और आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब क्रियान्वित किया गया। आपको बताना है उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम यह कब क्रियान्वित किया गया। 1947 में किया गया, 1961 में किया गया, 1949 में किया गया, 1955 में किया गया। तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम है, ये 1961 में क्रियान्वित किया गया था। ये आया था 1961 में दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1961। दोस्तों आपको पता ही है कि जो पंचायती राज कह लीजिए, स्थानीय स्वशासन कह लीजिए, इसको संवैधानिक जो दर्जा मिला था वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए मिला था। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके जरिए मिला था। कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। आपको पता होगा 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, जिसके जरिए
जो पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यूपी में कोई उसके बाद कोई ऐसा नहीं कोई नया कानून या कुछ नई चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें पहले से थीं। क्या? एक तो उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम था हमारे पास, एक 1947 वाला, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो हमारे पास था 1947 वाला था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक ये जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961, तो ये दो हमारे पास थे जब 73वां संविधान संशोधन हुआ उस समय। उसके पहले से ही ये दो चीज़ें हमारे पास थी, एक तो 1947 वाला अधिनियम और ये 1961 वाला अधिनियम। तो हमने क्या किया, हमने इन्हीं में संशोधन करके इसी को लागू किया हुआ है, ठीक है ना। तो 73वां संविधान संशोधन होने के बाद हमने क्या किया कि इन्हीं दोनों अधिनियमों में संशोधन करके अपना काम चला लिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1870 के क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में किस ने निम्न में से किसको उनके द्वारा नियुक्त किए गए चौकीदारों को भुगतान करने के लिए कर मतलब टैक्स होता है दोस्तों, करने के लिए गांवों में नामित सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का अधिकार दिया था। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि जो 1870 का बंगाल चौकीदार अधिनियम आया था, तो इसने किसको पावर दी, किसको ये अधिकार दिया कि वो जो है चौकीदारों को भुगतान करने के लिए जो कर एकत्र होगा गाँव में, तो उसमें जो सदस्य नामित होते हैं उनको नामित करने का, सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का अधिकार दिया था। स्थानीय बोर्डों को ये अधिकार दिया था, जिला मजिस्ट्रेटों को ये अधिकार दिया था, ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिया था, या गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया था। दोस्तों ये अधिकार जो दिया गया था 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम के तहत, ये जिला मजिस्ट्रेटों को दिया गया था। जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनको ये अधिकार दिया था कि नामित सदस्यों की पंचायत स्थापित करें, ठीक है ना। चौथा देखिए क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणपत अर्थात ग्राम संघ, गणपत अर्थात ग्राम संघ का जो उल्लेख है वो आपको किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो सबसे पहले ग्राम संघ या गणपत का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। अच्छा देखिए दोस्तों, पिछली बार मॉक टेस्ट 1 में एक क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया था, उसका सही आंसर ग्राम प्रधान था, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। तो उसको मैंने PDF जो फाइल दी हुई है कमेंट बॉक्स में उसमें सही कर दिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा करेक्शन किया। इसी तरीके से जैसे ये मॉक टेस्ट चल रहा है तो इसको भी आप देखते रहिएगा। जहां आपको लगे कि हाँ कोई चीज़ करेक्ट है तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि आप वीडियो को देख रहे हैं और बहुत सावधानी के साथ देख रहे हैं। और दूसरा देखिए कई बार क्या होता है, कोई चीज़ें फ्लो में, टाइपिंग में कुछ ना कुछ एरर हो जाता है, क्योंकि देखिए कोई संपूर्ण नहीं होता है। तो आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए। और जैसे आपने पहले मॉक टेस्ट में गलती को पकड़ा था, तो इसमें भी अगर कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जिससे कि PDF में वो चीज़ सुधारी जा सके। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा बताइए दोस्तों, क्या होगा? महाभारत के शांति पर्व में, वाल्मीकि रामायण में, मनुस्मृति में, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर वाल्मीकि रामायण में। गणपत अर्थात ग्राम संघ का जो उल्लेख है वो आपको वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि महाभारत के शांति पर्व में, तो महाभारत के शांति पर्व में भी अगर हम देखें तो स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य, स्वशासन मतलब जो स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात करते हैं, तो स्थानीय स्वशासन के आपको पर्याप्त साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ग्राम में इसमें ग्रामिक, दशक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए क्लास होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मॉक टेस्ट है तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमें निपटाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अब आपको ढूंढना है असत्य कथन, यानी जो इसमें चीज़ गलत कही जा रही है वो ढूंढिएगा। पहला, मौर्य काल में ग्राम ही प्रशासन की मूल इकाई थी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि मौर्य काल में जो ग्राम था वही प्रशासन की मूल इकाई थी। दूसरा, पंचायत का सबसे पहला संदर्भ पंच शब्द से लिया गया है, जो महाभारत के शांति पर्व में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो पंचायत का पहला संदर्भ पंच शब्द है, ये पंच शब्द से लिया गया है।
और ये महाभारत के शांति पर्व में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, गुप्त काल में ग्राम परिषदों को मध्य भारत में पंचमंडल और बिहार में ग्राम जनपद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है कि गुप्त काल में जो ग्राम परिषद थे उनको मध्य भारत में पंचमंडल और बिहार में ग्राम जनपद के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला है, मुगल काल के दौरान गाँवों के कामकाज की निगरानी के लिए केवल एक मुकद्दम मुखिया होता था। देखिए दोस्तों ये बात इसमें गलत है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल जो 4 है वो गलत है। अब ये गलत क्यों है, देखिए आप देखिए इसमें, क्योंकि इसने जो शब्द यूज किया, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है केवल एक, तो केवल एक दोस्तों नहीं, यहाँ पे 3 होते हैं। मुकद्दम और मुखिया तो होता ही था, जो मुकद्दम होता था मुखिया वो तो होता ही था, क्योंकि ये मुकद्दम मुखिया प्रशासन का कार्य देखता था। लेकिन इसके अलावा 2 और होते थे। कौन कौन होते थे, तो एक होता था पटवारी दोस्तों। कौन होता था, पटवारी। पटवारी का काम था राजस्व संग्रह का। पटवारी का काम क्या था दोस्तों, राजस्व का। और इसके अलावा एक चौधरी होता था, ठीक है, चौधरी होते थे। तो जो चौधरी होते थे ये क्या करते थे, ये पंचों की सहायता से विवाद का समाधान करते थे, यानी आप कह सकते हो जजमेंट देने का काम करते थे पंचों की सहायता से, ठीक है ना। तो न्याय देने का काम चौधरी देख रहे हैं, राजस्व का पटवारी, और प्रशासन का काम कौन देखता था, मुकद्दम यानी मुखिया। तो ये 3 होते थे, यहाँ पे केवल एक लिख दिया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP 1952, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको ज़रूर आप स्टडी करिएगा। कह रहा है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो निम्न में से कितने ब्लॉकों में हुई थी, यानी जब CDP 1952 की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ये कितने ब्लॉकों में स्टार्ट हुई थी। कोई भी प्रोग्राम आता है तो यकाएक वो सब जगह तो लागू हो नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ जगह पे पहले लागू हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुआ होगा। तो दोस्तों शुरुआत में ये करीब 55 ब्लॉकों में जो है लागू किया गया था। जो CDP 1952 है ये शुरुआत में 55 ब्लॉकों में लागू किया था। इसके बाद 1953 में हमको पता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी आया था, और ये चूँकि कार्यक्रम फेल हो गया था, इसी के लिए बलवंत राय मेहता तो कमेटी बनी थी, वो इसी का अध्ययन करने के लिए बनी थी कि आखिर देखो क्या दिक्कत हो गई, क्यों फेल हो गया। चलिए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, 7वां। सर्वोदय कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है। अब ये सर्वोदय कार्यक्रम आप बताइए कि सर्वोदय कार्यक्रम के जो है शुरुआत किन्होंने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, लॉर्ड रिपन ने की, भारत सरकार ने की, या विनोबा भावे ने की। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आपने सही ऑप्शन टिक किया है, विनोबा भावे, डी सही ऑप्शन है। सर्वोदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई थी, तो वो विनोबा भावे जी के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम का कब पारित किया गया था। अच्छा ये देखिए, पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, ये जानते हैं दोस्तों किसकी बात कर रहा है, ये पेशा एक्ट की बात कर रहा है। ये जो पेशा एक्ट है 1996, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, तो ये जो विस्तार अधिनियम है ये 1996 में आया था, पेशा 1996, ठीक है ना। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पेशा अधिनियम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया। तो संवैधानिक संशोधन का सुझाव देने का काम सबसे पहले किसने किया था या किसने किया, ये आपको बताना है। GVK राव समिति ने। अच्छा GVK राव समिति में एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये योजना आयोग की सिफारिश पे गठित हुई थी दोस्तों। ये जो समिति है ये योजना आयोग की सिफारिश में गठित हुई थी 1985 में, और उसके एक साल बाद एक समिति थी जो गठित हुई थी 1986 में, वो थी LM सिंघवी समिति। ये समिति गठित की थी राजीव गांधी सरकार ने। उस समय जो राजीव सरकार थी, राजीव गांधी सरकार थी, तो उन्होंने गठित की थी, और इसी समिति ने सुझाव दिया था कि संवैधानिक संशोधन किया जाए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। उसके लिए एक संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया भी गया था, शायद 62वां या 63वां था, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा नंबर का था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने वो संशोधन प्रस्ताव लाया था, लेकिन वो संशोधन प्रस्ताव जो है वो पास नहीं हो पाया था, ठीक है। यानी वो जो बिल आया था वो एक्ट में बदल नहीं पाया था। बाद में फिर ये जब नरसिम्हा राव सरकार बनी तो उसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन करके
जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, पीके थुंगन समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही रिकमेंडेशन किया कि संवैधानिक दर्जा देना है, तो उसके बाद वो 73वां 74वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, एल.एम. सिंघवी समिति। और पीके थुंगन समिति का अगर ईयर है तो ईयर इनका है 1988, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, हाँ ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि 2 अधिनियम हमारे पास पहले ही से थे जब ये 73वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन। एक तो हमारे पास ये था उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, और एक वो क्षेत्र समिति वाला था 1961 का। ठीक है, तो 2 थे। तो कह रहा है कि इसमें बताइए ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है किस धारा में। ठीक है, किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 2ग, धारा 2क, धारा 2छ या धारा 2न। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा धारा 2छ या धारा 2G। तो धारा 2G में इसको परिभाषित किया गया है किसको, ग्राम सभा को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2G के तहत इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था। अब ये जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम है 1961, ये किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था। तो दोस्तों इससे पहले जो एक समिति आई थी वो यही आई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन किया गया था नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उसके आधार पर ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अशोक मेहता समिति की खास बात ये थी, बलवंत राय मेहता ने बोला था कि भाई स्थानीय जो स्वशासन है उसको 3 टियर में करो। ठीक है ना, कितने स्तर पे, 3 टियर पे, ग्राम स्तर पे करो, क्षेत्र स्तर पे करो, ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे करो। ठीक है, 3 लेवल उन्होंने बनाए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 लेवल बनाए थे। ठीक है, लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा कि नहीं भाई 2 लेवल पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसमें भी कहा कि जिला लेवल पे कर दो, पंचायत लेवल पे कर दो, और उसके बाद जिला लेवल को सबसे ज़्यादा पावर दे दो। तो बलवंत राय मेहता का था कि नहीं भाई 3 लेयर होना चाहिए, और अशोक मेहता का था नहीं 2 लेयर होना चाहिए। पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन कर न्याय पंचायत, यानी जो न्याय पंचायत आप जानते हैं अभी, न्याय पंचायत को पहले पंचायत अदालत बोला जाता था। तो पंचायत अदालत से न्याय पंचायत नामकरण कब हुआ, ये परिवर्तन कब आया, ये आपको बताना है। 1954 में आया, 52 में आया, 55 में आया, 1953 में आया। तो दोस्तों ये परिवर्तन आया 1955 में। 1955 में पंचायत जो अदालतें थी उनका नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो 13 है दोस्तों, वो आपके सामने है। कह रहा है पंचायत की सदस्यता के लिए निहरताएं, निहरता एक होती है अहर्ता, अहर्ता का मतलब होती है जिसमें आपको कोई चीज़ें होती हैं एलिजिबिलिटी। निहरता में क्या होता है कि उसके जरिए वो चीज़ें आपके पास से चली जाती हैं। तो जो पंचायत सदस्यों के लिए निहरताएं हैं ये किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 243 ज में है, 243 च में है, या 243 घ में है, या 243 क में है। तो देखिए ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 च में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 243 च में। अगर च नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप समझिए आर्टिकल 243 F। क्या समझिए, F इंग्लिश में अनुच्छेद 243 F में है, या च समझिए। इसमें जो पंचायत सदस्यों की निरहरताओं के संबंध में देखिए कुल 16 अनुच्छेद थे। जब ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता है तो यहाँ पे आपको कुल 16 नए अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक आपको देखने को मिलता है 243, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत व्यवस्था। क्या है इसमें, ग्राम पंचायत व्यवस्था, ये आपको देखने को मिलता है। फिर स्टार्ट होता है अनुच्छेद 243A। ठीक है, अब अनुच्छेद 243A से लेकर के कहाँ तक है, अनुच्छेद 243O तक। ठीक है, अब ऐसे पूरे, अब एक तो ये हो गया, इसके अलावा 15 और हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 243A की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें ग्राम सभा के बारे में दिया गया है।
इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी में अनुच्छेद 243 बी, तो अनुच्छेद 243 बी में क्या है, इसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है दोस्तों। क्या बताया गया है, तो इसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसे पूरे 16 हैं, ठीक है। और भी बता देते हैं। सी पे देखिए क्या है दोस्तों, तो सी में अगर आप जाएंगे तो इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। सी का मतलब अनुच्छेद 243 सी, ये आप समझ रहे होंगे ना, 243, फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी संरचना पे है। फिर 243 डी में आप जाएंगे, तो जब डी में आप जाएंगे तो डी में आप देखेंगे इसमें स्थानों और पदों का आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। स्थानों और पदों के आरक्षण के बारे में बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 243 डी में। इसी तरीके से 243 अगर आप कहाँ चला गया, ई में आइए, तो अनुच्छेद 243 अगर ई में अगर हम बात करें तो इसमें पंचायतों की जो अवधि है, पंचायतों की अवधि लिख देता हूँ, पंचायतों की अवधि, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। एफ में मैंने बता ही दिया, एफ में क्या है, एफ में पंचायतों की सदस्यों की निर्भरता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे और भी सारे हैं, आगे देखिए बताते चलेंगे। यहाँ पर आप इतने ध्यान रखिए क्योंकि एक साथ पूरे 16 बता देने का कोई मतलब नहीं है, भूल जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत व्यवस्था, 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों के गठन से संबंधित है, 243 में संरचना दी हुई है पंचायतों की, 243 सी में संरचना है, 243 डी में आरक्षण के बारे में है, और 243 ई में पंचायतों की अवधि है, कितना टाइम पीरियड होगा, और 243 एफ में है सदस्यों की निर्भरताएं। तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 घ, ठीक है, 243 घ की बात कर रहा है कि कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को लागू नहीं होगी। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना, ये देखिए डी, घ का मतलब डी, तो अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण के बारे में दिया गया है। तो इसमें कह रहा है जो अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण दिया गया है, किसको आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जातियों को, तो ये किस राज्य में लागू नहीं होगा, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या मिजोरम में। तो दोस्तों ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, उसका एक कारण है। कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी जो अनुसूचित जाति है यानी एससी वो नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती। तो जब कोई भी एससी कम्युनिटी या जाति नहीं पाई जाती तो फिर वहाँ आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में ये वाला यानी 243 डी जो है वो एक्सेप्शन है, क्या कि अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को अब तक संविधान की 11वीं अनुसूची में परिकल्पित 29 में से कितने कार्य हस्तांतरित किए गए हैं। अब देखिए फिर से वही बात है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी, 11वीं अनुसूची। अब इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, 29 विषय, लेकिन इस 29 विषय में से केवल 16 विषयों को ही उत्तर प्रदेश में हस्तांतरित किया गया है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16, 29 में से केवल 16 विषय दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आते हैं आगे, अभी 16 विषय कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त आयोग है जिसका नाम क्या है, प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण आयोग। अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका और कौन सा दूसरा नाम है, बजाज आयोग, शाही आयोग, पुंछी आयोग या भोलानाथ तिवारी आयोग। शाही आयोग तो आपको पता ही है 1907 यानी 1907 में गठित हुआ था और 1909 में रिपोर्ट अपनी दी थी। इसके अध्यक्ष थे CEH हॉब हाउस, कौन थे, CEH हॉब हाउस, ठीक है। रॉयल कमीशन, शाही आयोग और भी कई नाम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर है बजाज आयोग। प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण आयोग जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया था वो बजाज आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उस पर विचार करने के लिए, उस पर देखने के लिए क्या वो सही है, उसके लिए भोलानाथ तिवारी आयोग का समिति का गठन किया गया था। तो ये आयोग ने जो अपने सुधार के
सुझाए थे कि हाँ ये सुधार करना है, उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए भोलानाथ तिवारी समिति गठित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में किस वर्ष संशोधन करके उप प्रधान के पद को उत्तर प्रदेश पंचायती राज से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम दो ही है हमारे पास। मैंने क्या बताया आपको, एक 1947 वाला, एक 1961 वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट के बाद इन्हीं दोनों में हमने अमेंडमेंट किया, इन्हीं दोनों से काम चलाया है। तो 1947 का जो एक्ट है उसमें उप प्रधान का पद था, लेकिन हमने क्या किया, संशोधन कर दिया और उप प्रधान के पद को समाप्त कर दिया। तो आप देखिए उप प्रधान नहीं होते हैं यूपी में, ठीक है। तो ये हमने कब किया, 2002 में किया, 17 में किया, 7 में किया या 12 में किया? तो ये काम दोस्तों हमने किया 2007 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2007 में हमने ये काम किया कि हमने उप प्रधान का पद क्या कर दिया, खत्म हो दिया, केवल प्रधान का पद रह गया है, उप प्रधान का खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कह रहा है न्याय पंचायत किसी भी परिस्थिति में कारावास की सज़ा नहीं सुना सकती। अच्छा तो चलिए ये एक बात पता चल गई कि भाई न्याय पंचायत जो है कभी भी कारावास की सज़ा नहीं सुना सकती, लेकिन अधिकतम अर्थदंड लगा सकती है। तो पूछ रहा कि अधिकतम कितने रुपए का अर्थदंड लगा सकती है? तो कारावास की सज़ा तो नहीं दे सकती है, लेकिन आपके ऊपर कुछ फाइन लगा सकती है। तो फाइन कितना लगा सकती है? मैक्सिमम 25,000 लगा सकती है, 2500 लगा सकती है, 250 रुपये लगा सकती है, या 2.5 लाख रुपए लगा सकती है। तो जो न्याय पंचायत होती है दोस्तों, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, ये आपको कारावास भी नहीं भेज सकते, और आपके ऊपर अगर फाइन लगा सकते हैं तो मैक्सिमम ये 250 रुपये का फाइन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का फाइन ये नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 250, यानी 250 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा, सॉरी 250 रुपये से ज़्यादा का फाइन आपके ऊपर नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 250 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, फिर से देखिए आगे कितना इंपॉर्टेंट अधिनियम है। कह रहा है कि इसमें उल्लिखित निम्न में से किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण तथा सुधार करने का अधिकार दिया गया है? अब इसमें क्या है कि ग्राम पंचायतों को ये काम आपको करना भी पड़ेगा। जब आप सचिव बन जाएंगे, जब आप सचिव बन जाएंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस धारा के अंतर्गत आपके अंदर ये पावर आती है कि स्कूलों को, अस्पतालों को उसमें सुधार करें, उसका संधारण करें। तो ये आपकी जो धारा है वो धारा है 19। धारा 19 आपको ये पावर देता है कि आप उसको संधारण करिए और उसमें सुधार करिए, उसका सुधार करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, और इसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद देखते हैं क्या सरप्राइज है आपके लिए। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, तो राज्य चुनाव आयोग का जो गठन था, इसकी जो बात थी, ये 73वें संविधान संशोधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। और उत्तर प्रदेश में जो इसका गठन किया था वो किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब होता है दोस्तों? 24 अप्रैल को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉरी 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो कहीं उसी फ्लो में 24 अप्रैल टिक करके न चले आइएगा। जो राज्य चुनाव आयोग का गठन है पहली बार, वो 23 अप्रैल 1994 को किया गया था, पहला गठन। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके लिए सरप्राइज दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप देखिए कि जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यूपी SSSC के, उसमें 15 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर यूपी स्पेशल तो फिक्स ही है। यूपी स्पेशल देखिए क्या है, उसकी बहुत सारी अच्छी बुक है मार्केट में, वो बुक से भी आप पढ़ लेते हैं, कंटेंट तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि कंप्यूटर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो उतना इस पर टेक्निकल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन होते तो बहुत ईजी हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं। तो हम एक प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं आपके लिए। हफ्ते में 2 क्लास हम अभी आपकी लगाएंगे। इसकी एक क्लास होगी जो थ्योरी क्लास होगी, एक क्लास होगी इसी की जो प्रैक्टिकल क्लास होगी। और ये क्लास आपको मिलेगी मंडे को थ्योरी क्लास मिलेगी, और उसके अलावा फ्राइडे को आपको इसकी
फ्राइडे या थर्सडे को देखते हैं। मंडे को आपको इसकी थ्योरी क्लास मिलेगी और फ्राइडे ज़्यादा हो गया, चलिए वेडनेसडे कर देते हैं। तो मंडे को आपको इसकी मिलेगी थ्योरी क्लास और वेडनेसडे को इसके प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपने साथ दिया, आपका प्यार बढ़ा और आपने इसको सराहा, तो हो सकता है कि इसको हफ्ते में 4 भी कर सकते हैं, यानी 2 क्लास थ्योरी और 2 क्लास इसकी प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों आज जिनका भी एग्ज़ाम है, चाहे वो BPO का हो, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का हो, ऑडिटर का हो, एक्सरे टेक्नीशियन का हो, डेंटल हाइजीनिस्ट का हो, नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारी VOP SSSC की कोई भी वैकेंसी हो, लेकिन मैंने इनका नाम ही लिखा है क्योंकि ये जो भर्तियां हैं वो पाइपलाइन में है। यानी जब सबसे पहले अगर जो एजेंसी है वो हायर होती है, वो कंफर्म होती है और एग्ज़ाम होना UP SSSC का स्टार्ट होता है, तो ये सारे एग्ज़ाम सबसे पहले होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इनका नाम लिखा गया है। इसके अलावा आप UP SSSC की अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को इसकी क्लास 1 है, जिसका टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इससे क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये टॉपिक UP SSSC के में ही है, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और आपका प्यार डिसाइड करेगा कि 2 ही क्लास चलेगी या 4 क्लास, ठीक है। तो जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा, अगर उनको कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है तो इस क्लास को वो ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, क्या ये बात सही है? पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है? अगर पर्याप्त संसाधन होता तो मजबूत ना हो जाते? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बात सही है, ये बात तो मुझे गलत लग रही है। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, ये बात मुझे कुछ सही लग रही है, क्योंकि राज्यों ने अगर पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान दिया होता, पर्याप्त ध्यान दिया होता, तो पंचायतें इतनी इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर न होती। तो दोस्तों कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो केवल बी, केवल 2 वाला कथन सही है कि राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतें लगभग पूरी तरह से केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरित धन पर निर्भर है? कह रहा है कि पूरी तरीके से, यानी लगभग मान लीजिए कि 100% वो निर्भर हैं किस पर, कि केंद्र से कुछ मिल जाए और राज्य से कुछ मिल जाए, यानी उनका अपना खुद का कुछ फंडा नहीं है। बाकी नियम कानून तो बहुत सारे हैं, यहाँ टैक्स लगा सकते हैं, वहाँ टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते नहीं हैं। तो देखिए केरल की जो पंचायतें हैं कुछ आत्मनिर्भर हैं, आंध्र प्रदेश में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, लेकिन अपने यूपी की जो पंचायतें हैं ना, वो बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं है, होना भी नहीं चाहते हैं, उतने अधिकार भी नहीं हैं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि इन चारों में कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायतें हैं, वो पूरी तरीके से केंद्र एवं राज्य से जो हस्तांतरित धन है उसी पर निर्भर करती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है? अब इसमें कंपेयर करिए, जैसे कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, या ये दोनों को इक्वल उपयुक्त, दोनों ही बराबर हैं, ग्राम पंचायत। अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है इनकी स्थिति इसमें सबसे ज़्यादा स्थिति किसकी अच्छी है? तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा स्थिति जो अच्छी है वो ग्राम पंचायत की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इसको एक तो रिलेटिवली फंड भी ज़्यादा मिलता है, जो सहायता मिलती है केंद्र या राज्यों से। दूसरा, इसको कुछ स्थानीय रूप से कुछ कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। तो टैक्स लगाने का जो भी राइट है वो अगर आप पूछेंगे तो इसी के पास है, ग्राम पंचायत के पास। तो अगर आप देखेंगे संसाधनों के संग्रहण के मामले में, तो अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें स्थिति, हालांकि स्थिति ग्राम पंचायत की भी नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से सुपीरियर स्थिति में होता है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है? आपको बताना है कि जो पंचायतें होती हैं वो कौन सा टैक्स जो है वो कलेक्ट करती हैं। सीमा शुल्क नहीं भाई, सीमा शुल्क नहीं लेती, बिक्री कर नहीं लेती, भू राजस्व नहीं लेती, राज्य सरकार लेता है, ठीक है ना, राज्य सरकार लेगी। लेकिन जो स्थानीय मेले होते हैं, क्योंकि पंचायत क्या है, स्थानीय स्वशासन है, जब स्थानीय स्वशासन है तो स्थानीय मेलों पर जो कर है वो लेने का अधिकार किसको है? पंचायत को है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? यानी कोरम की, गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो
कह रहा है कि भाई ग्राम पंचायत का बजट पारित करना है, तो भाई एक कोरम तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, ठीक है, कि वो बजट पारित हो जाए। तो कह रहा है कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हैं तो बजट पास कर दो। बात सिंपल है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होने चाहिए। 10 अगर सदस्य संख्या है, 6 लोग हैं, तो बस काम मामला टाइट कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विभव और संपत्ति पर कर, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, घर होता है, तो उस पर जो कर है, जो टैक्स है, वो कौन लगाएगा, ठीक है। राज्य सरकार लगाएगी, ग्राम पंचायत लगाएगी, क्षेत्र पंचायत लगाएगी या जिला पंचायत लगाएगी। तो यहाँ पे ये जो अधिकार है वो दे दिया गया है जिला पंचायत को। भाई इन्होंने कहा कि हमको भी कुछ दोगे या सब तुम ही रख लोगे, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, जो विभव है या और जो संपत्ति कर है उस पर टैक्स लगाने का काम हो गया तुम्हारा, तुम लगाओ टैक्स, ठीक है। तो इस पर किसको अधिकार है? जिला पंचायत को। राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य वित्त आयोग है, ध्यान दीजिएगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जरा बता दीजिए कमेंट में। तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। अब राज्यपाल जो है वो अधिकतम 4 सदस्यों को, इसमें 4 सदस्यों को नामित करता है, यानी राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 4 होती है, 4 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम ग्राम वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। भालचंद्र शुक्ल थे, अतुल कुमार गुप्ता थे, प्रशांत कुमार थे, टी अंधर थे, कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें थे भालचंद्र शुक्ल जी। जो भालचंद्र शुक्ल थे वो उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष थे। अच्छा इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात हम लोग करते हैं जब, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। उसमें से कुछ अनुच्छेद मैंने आपको बताया, F तक बताया, ठीक है ना। अब उसमें F के आगे अगर आप देखेंगे तो एक अनुच्छेद है 243I। तो ये जो 243I है दोस्तों, इसी में बात की गई है राज्य वित्त आयोग की, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो राज्य वित्त आयोग है इसकी बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 243I में की गई है। इसमें बोला गया है कि भाई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, यानी राज्य वित्त आयोग पूछ लिया गया किस अनुच्छेद में है, तो 243I में है। ये एकदम से आप याद रखिएगा। और पहले जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भालचंद्र शुक्ल जी थे। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का, अब बताइए कि राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है। यानी मान लीजिए अगर 100 रुपये है तो पंचायतों को कितना मिलेगा और नगर पालिकाओं को कितना मिलेगा? तो भाई 100 में 60 तो ले जाएगा नगर पालिका, नगर निकाय, और 40% अगर इसको परसेंट मान लो या रुपए मान लो तो 60% तो वो ले जाएंगे, बाकी हमको या कहें पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा कितना? 40%। तो पंचायती राज संस्थाओं को कितना मिलेगा? 40%, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और है दोस्तों, अब 40% तो आपको मिल गया, अब इस 40% में पंचायती राज संस्थाओं की लेयर कितनी है? 3 लेयर है, ठीक है ना। एक ग्राम स्तर पे है, दूसरा क्षेत्र स्तर पे है, 6 को के से दिखा देता हूँ, KSH होता है ना, तो क्षेत्र स्तर, के का मतलब KSH क्षेत्र स्तर, और दूसरा है जिला स्तर पे यानी डिस्ट्रिक्ट, डी से दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट, यानी इस 40% को इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये 40% इसमें इनके पास जाएगा, ग्राम के पास सबसे ज़्यादा 70%, यानी इस 40% का 70% ग्राम को मिलेगा, बाकी क्षेत्र को 15% और डिस्ट्रिक्ट को भी 15%, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस 40 को जब पंचायती राज संस्थाओं में बांटा जाएगा तीनों लेयर में, तो ग्राम को मिलेगा 70%, क्षेत्र को 15% और इनको डिस्ट्रिक्ट को भी, जिला पंचायत को भी 15% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 243I के तहत
गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। अब अभी देखिए मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 243 में एक आयोग है जिसको राज्य वित्त आयोग है, लेकिन अब पूछ रहा है कि ये बताओ कि किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि जो राज्य वित्त आयोग है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी जांच करेगा। तो देखिए 73 के साथ साथ ना 74th अमेंडमेंट वक्त भी हुआ था, 74th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। इसमें एक अनुच्छेद है 243Y। तो 243Y में क्या है, ये बोला गया है कि जो ये राज्य वित्त आयोग है 243I में ये नगर पालिकाओं की भी वित्तीय स्थिति की जांच करेगा। इसीलिए तो इसने क्या किया, 100% पैसे को 60% नगर पालिका को दे दिया, 40% पंचायती राज को दे दिया। अगर इसके पास अधिकार ना होता तो कैसे देता, अधिकार है तभी तो दे रहा है। तो वो अधिकार कहाँ से मिला है, वो अधिकार मिला है 243Y के तहत। तो नगर पालिका के लिए 243Y के तहत अधिकार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। पंचायत नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, में सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया है। कह रहा है कि जो पंचायती नागरिक घोषणा पत्र है, जो सिटीजन चार्टर है, उसमें सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए लगभग कितने क्षेत्र में सेवाओं को वितरण को विकसित किया गया है। तो कितने क्षेत्र हैं, 25 क्षेत्र हैं, 18 क्षेत्र हैं, 20 क्षेत्र हैं, 29 क्षेत्र हैं। टोटल 29 क्षेत्र हैं, 29 सेक्टर्स हैं जिनमें सेवाओं का वितरण विकसित किया है, सेवाओं हेतु वितरण विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें 29 क्षेत्रों में सेवाएं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर, यानी पंचायती राज दिवस का मतलब 24 अप्रैल, यानी 24 अप्रैल को ये लाया गया था। अब लेकिन 24 अप्रैल तो फिक्स हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि संस्थानों के लिए कार्य आधारित एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज कब लॉन्च किया गया था। तो इतना लंबा घुमाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि ई ग्राम स्वराज कब लॉन्च किया गया था। तो 24 अप्रैल तो फिक्स हो गया। अब 2018 में किया गया था, 19 में, 20 में या 21 में। तो जब कोरोना लगा हुआ था उसी समय किया गया था, 24 अप्रैल 2020 को। ध्यान रखिएगा, कोरोना के समय ही ये आया था। 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण नियमावली 1970 के अंतर्गत कुटुंब रजिस्टर का प्रारूप तथा तैयारी किस नियम संख्या के तहत किया जाता है। तो देखिए ये नियम संख्या भाई है 2, इसको याद कर लीजिए ऐसे ही, सेम एज इट इज़, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नियम संख्या 2 में आता है जिसमें रजिस्टर का प्रारूप तथा तैयारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको आप NOC कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाता है। मतलब एक टाइम पीरियड होगा, आपने अप्लाई किया, आपको एक लघु उद्योग लगाना है, तो पंचायत आपको कितने दिन के अंदर NOC जारी कर देगा। नहीं जारी करेगा तो बवाल हो जाएगा। 7 दिन में जारी करेगा, 15 दिन में जारी करेगा, 30 दिन में जारी करेगा, 21 दिन में जारी करेगा। अब उद्योग लगाना है तो जितनी जल्दी आपको लेटर मिल जाए, NOC मिल जाए, उतना बढ़िया है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, 15 दिन में आपको NOC लेटर दे दिया जाएगा पंचायत द्वारा। ठीक है ना, आपत्ति प्रमाण पत्र कौन देगा ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण हो गया है। अब इसमें कोष्ठक फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये बताइए। ऐच्छिक है, मतलब मन करे तो कराओ रजिस्ट्रीकरण, मन करे तो ना कराओ, यानी कंपलसरी है, अनिवार्य है, नहीं कराना ही पड़ेगा। या भाई माता पिता या अभिभावक पर निर्भर करता है, भाई हम कराएं चाहे ना कराएं, हमारी मर्जी। और या चौथा ऑप्शन है आप जानिए। अब आप क्या जानेंगे, जो जानिए वो बताइए। भाई अनिवार्य है, रजिस्ट्री आपकरण आपको कराना होगा। जन्म हो गया तो भी कराइए, रजिस्ट्रेशन मर गए तो भी कराइए, दोनों की ज़रूरत है। तो चलिए इसका ऑप्शन तो हो गया बी, लल्लू सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम, 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36, लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली, ये शायद नवंबर 2021 में आई थी। का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या है। भूमि विवादों की जांच करना, अच्छा ये तो है ही है। विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना, हाँ बिल्कुल, इसके लिए लाया ही गया था। लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली इसीलिए लाया गया था कि भाई जो भूमि विवाद है उसकी जांच किया जाए, जो विवादित भूमि है उसकी जो नकली रजिस्ट्रियाँ बहुत देखने को मिलती हैं
ज़मीन का बहुत लफड़ा है, इसको समाप्त करें। लोगों को धोखेबाजों के जाल, बिल्कुल लोगों को धोखेबाजों से बचाना था, फर्जी रजिस्ट्री दिखा के आपको ज़मीन पैसा हड़प लेते थे। यह प्रणाली भू माफिया पर नियंत्रण लगाने के लिए कारगर नहीं होगी। अब इसमें लिखा है नहीं होगी, तो ये कैसे होगा? क्योंकि ये लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली लाई ही इसलिए गई थी कि भू माफिया पर नियंत्रण लगाया जाए, और ये कह रहा है कि नियंत्रण ही नहीं लगेगा, तो नियंत्रण ही नहीं लगेगा तो लाने का मतलब क्या निकला? तो ये जो लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली लाई गई थी, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भू माफिया हैं उन पे क्या किया जाए? नियंत्रण लगाया जाए। तो ये चौथी वाली बात तो गलत है, बाकी की ऊपर की दोनों बातें सही हैं। तो ए बी सी डी ऑप्शन सही होगा, ए बी सी सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA किस वर्ष गठित की गई थी? बताइए दोस्तों, लघु कृषक विकास एजेंसी जो है ये किस वर्ष गठित की गई थी, इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए। 1974 में, 75 में, 76 में या 73 में? तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 1973 में लघु कृषि विकास एजेंसी जो है वो गठित की गई थी। बिल्कुल इसका सही आंसर है 1973। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम असंगत है? यानी यहाँ पे जैसे दिया है, एक कार्यक्रम दिया है और उसका ईयर दिया है, तो आपको बताना है कि इसका सही ईयर कौन सा होगा। ठीक है ना? जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 1975। तो आप बताइए क्या ये सही है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ये लाया गया था। ठीक है ना? इमरजेंसी वगैरह भी लगा दिए थे, तो ये लाए थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो ये 1975 में आया था। ये बात तो सही प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ये बताइए क्या केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में आया था? बिल्कुल आया था, क्योंकि 1986 में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं राजीव गांधी की सरकार थी। इसी समय गंगा एक्शन प्लान भी आया था कि गंगा को साफ करो। तो साफ़ सफाई, क्योंकि विदेश में पढ़े लिखे थे तो साफ़ सफाई पे भी ध्यान देते थे, ऐसी बात नहीं है। साफ़ सफाई पे ध्यान दिए, कई सारे प्लान उन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई उन्होंने। काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाए, किसी आपको पता ही होगा कि वो बम ब्लास्ट में। चलिए उसकी बात में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखते हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1985-86 ये भी दोस्तों उसी समय आया था। लेकिन एक इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, आप देखिए कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम। तो दोस्तों ये जो कुटीर ज्योति कार्यक्रम है दोस्तों, ये यहाँ पे गलत मैचिंग है। ठीक है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1987-88 का नहीं है। इसका जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी ध्यान में आ नहीं रहा है। शायद एक साल इसका गैप है, शायद 86 और 87 है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बताइए कि उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना जो है ये कब आरंभ की गई थी दोस्तों? 20 में, 21 में, 22 में या 23 में? तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना है ये 2023 में लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, जो डेयरी सेक्टर है, जो डेयरी का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई थी। उत्तर प्रदेश BC सखी, ये बहुत जो है आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले आया भी था इसका एक नोटिफिकेशन। BC सखी बैंक करेस्पॉन्डेंट, BC सखी महिलाओं के लिए है। तो ये जो योजना है ये कब शुरू की गई थी? 22 मई 2020, 20 मई 2020, 21 मई 2020 या 23 मई 2020? 2020 देखिए क्या है, कोरोना उस समय चल रहा था। अब कोरोना के टाइम पे तो सब कुछ बंद ही हो गया था, तो ये था भाई बैंक वंक नोट वोट गिनना नहीं है, सब अपने से करो काम, ऑनलाइन करो। तो ये लाया गया था दोस्तों 22 मई 2020 को। BC सखी योजना 22 मई 2020 को लाया गया था। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग जो बोर्ड है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1960 में, 58 में, 59 में या 61 में? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है 1960, 1960 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील, MDM। तो मिड डे मील जो है ये कार्यक्रम कह रहा है विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन, यानी उनका वेट कितना है, परसेंटेज क्या है बॉडी
के हिसाब से, लंबाई के अनुसार से उनका वेट कितना होना चाहिए और अभी कितना है, इसका जो आकलन है वो किस आवृत्ति पर होता है ये बता रहा है। अर्धवार्षिक यानी साल में 2 बार चेक करना है, त्रैमासिक 3-3 महीने पे चेक करना है, साल में 1 बार चेक करना है या हर महीने चेक करना है कि बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो, बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो। तो ऐसा है कि इस अर्धवार्षिक होता है यानी साल में 2 बार चेक होता है उनका जो वेट है, न्यून भार जो प्रतिशत है उसकी आकलन जो है अर्धवार्षिक स्तर पे की जाती है। 43 राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, चलिए बताइए भाई किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि फलानी योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। इससे थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है ना, क्या बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। पहली में चलाई गई, 7वीं में चलाई गई, 4थी में चलाई गई, 5वीं में चलाई गई। तो ये चलाई गई थी 7वीं में दोस्तों, याद रखिएगा ये योजना जो है 7वीं में चलाई गई थी। राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस पूर्ववर्ती योजना का परिवर्तित रूप है। देखिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं, आप देखते हैं कि योजना पहले से चली होती है फिर उसको बदल दिया जाता है। जैसे एक इंदिरा आवास चलता था, उसको प्रधानमंत्री शहरी विकास ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मतलब नाम परिवर्तित करते रहते हैं, एक की सरकार आई दूसरे की सरकार गई, तो जिसकी सरकार आती है योजना पहली वाली अच्छी चल रही है लेकिन अब उसको बोले कैसे कि भाई योजना अच्छी है, तो उसमें नाम परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन अब कुछ नाम ऐसे होते हैं जो परिवर्तन करने पे बेइज्जती होती है, जैसे मनरेगा है। अब मनरेगा में क्योंकि महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया, ठीक है, इस वजह से चेंज नहीं हुआ, नहीं तो ये भी चेंज हो जाता। तो चलिए कह रहा है कि कोई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस पूर्ववर्ती योजना का परिवर्तित रूप है। तो पहले कह रहा है कोई नहीं, भाई इस नाम से पहले कोई योजना ही नहीं थी, ये एकदम फ्रेश योजना है। दूसरा कह रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और चौथा कह रहा है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो चौथा सही कह रहा है, ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण जो योजना थी, गाँव में बिजली के लिए इलेक्ट्रिक पोल गड़े, तार फैले, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फैलाई जाए गाँव में, इसी योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को एक योजना लॉन्च की गई थी, संपदा योजना। अब इसकी घोषणा कहाँ से की गई थी ये आपको बताना है कि किस राज्य में जाकर के घोषणा करके आए थे संपदा योजना की। असम में गए थे, त्रिपुरा में गए थे, मिजोरम में गए थे या उत्तर प्रदेश में गए थे। तो उसमें पता करिए कहीं चुनाव ना हो तो नहीं था। ज़्यादातर चुनाव के समय सब घोषणा होती है। हालांकि ये किया था उस समय उन्होंने असम में, अब आप देख लीजिएगा चुनाव था कि नहीं था, लेकिन असम में उन्होंने किया था। असम के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर आपको पता है, हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, वेरी गुड। अब असम के गवर्नर कौन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसलिए कमेंट बॉक्स में बोल रहा हूँ ना जिससे पता चले कि हाँ वीडियो आप लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो असम के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में चस्पा कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार पूछा गया था क्या, मुझको लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिएगा। कह रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना, तो ग्रामीण विकास विभाग 1995, 70, 92 नहीं, 1974 में ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना हुई थी। मुझे तो लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट 1 में भी था, या देख लीजिएगा। 47 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है पिछले सेट 1 में, मॉक टेस्ट 1 में इससे क्वेश्चन आया था कि इसको किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में आई थी। तो उसमें आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी। अब कह रहा है कि प्रारंभ कब की गई थी ये बताइए। ठीक है, तो ये जो दोस्तों प्रारंभ की गई थी ये 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। 25 दिसंबर को उनका बर्थडे होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसी दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये योजना उसी समय लागू की गई थी। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों जो थी, अगर मैं इसकी बात करूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना थी। ठीक है ना, मतलब शुरुआत में तो पहले 100% सेंटर ही देता था फंड, लेकिन अभी क्या हो गया है 60-40 का रेशियो हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच में 60-40 का रेशियो हो गया है। बाकी पूर्ववर्ती है तो 90-10 का चलता है उसमें, और पूर्वोत्तर जो पहाड़ी राज्य होते हैं उसमें 90-10 का चलता है रेशियो। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, JJM। दोस्तों बताइए जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था।
15 अगस्त 2017, 20 नवंबर 2022, 30 सितंबर 2021 या 15 अगस्त 2019। तो ये 15 अगस्त 2019 पे जल जीवन मिशन लागू हुआ था। इसकी घोषणा किया था प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, 2019 में जीते थे। तो कह रहा है कि JJM यानी जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कौन जारी करे? अब भाई जल जीवन मिशन है ना, जल ही तो जीवन है, जल देना है तो जल शक्ति मंत्रालय का आगे आएगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो जल जो है देने का काम कौन करेगा? जल शक्ति मंत्रालय देने का काम करेगा। आइए आगे, सबरी संकल्प अभियान। दोस्तों सबरी संकल्प अभियान, आपको बताना है कि सबरी संकल्प अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए शुरू किया गया था। उसका टॉप मतलब किस लिए शुरू किया गया था ये बताना है। उत्तर प्रदेश के लिए शुरू तो किया गया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था शुरू करने का, ये आपको बताना है दोस्तों कि किस लिए शुरू किया गया था। निरक्षरता दूर करने के लिए कि भाई पढ़ लो, अनपढ़ ना रहो, इसलिए लाया गया था। या कुपोषण दूर करने के लिए लाया गया था कि खाए बिना ना मरो, खाओ, शरीर में पोषण होना बहुत ज़रूरी है। या फिर बेरोजगारी मिटाने के लिए लाया गया था कि भाई घर घर से पकड़ के रोजगार दिया जाए, बहुत तुम लोग आंदोलन कर चुके। या तो ये था कि भाई गरीबी ही ख़त्म कर दो, गरीबी उन्मूलन कर दो, सबको पैसा दे दो, सबके अकाउंट में 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख डाल दो, कुछ ऐसा कर दो, नौकरी की ज़रूरत ही ना रह जाएगी। अब भाई अगर कल सुबह आपके अकाउंट में, कल तो संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 10-10 लाख रुपए आ जाए तो 2-4-6 महीना तो शांत रहोगे ना। क्या ज़रूरत है, कोई बिज़नेस कर लेना उससे, 2-4-6 महीना क्या 10 लाख आ जाएगा, बिज़नेस कर लो, क्या बेरोजगारी। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, इसीलिए हमको लगे रहना है और इस वैकेंसी को क्रैक करना है। तो कुपोषण दूर करने के लिए लाया गया था सबरी संकल्प अभियान। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ये कब शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जो था वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, गाँव का विकास करने के लिए। 2018 में योजना बहुत सारी है, विकास किसी का नहीं हो रहा है। वर्ष 2070 तक, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? अब इस योजना के जरिए मतलब 2070 तक ऐसा हो जाएगा कि हम CO2 एकदम जीरो कर देंगे, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों। ग्राम सड़क योजना थोड़ी कुछ होगा, डिजिटल से डिजिटल होगा, हरियाली तो दूसरे के लिए थी। तो ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल के तहत जो है ये कार्यक्रम होगा कि जीरो कार्बन। अब देखो क्या है इसमें, क्या हुआ, जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने तो खूब इंडस्ट्री लगाई, खूब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब तो डेवलप्ड हो गए हैं, जर्मनी। और जब ये डेवलप्ड हो गए तो अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कह रहे हैं कि भैया आप इतना इंडस्ट्री मत लगाओ, आप लगा लोगे, पैसा कमाने लगोगे तो हमारा क्या होगा। तो अच्छा सिगुफा छोड़ दिए। हालांकि ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से सही है, लेकिन अब ये भी है ना कि अगर एकदम से कार्बन ही बंद कर दोगे, इंडस्ट्री नहीं लगाओगे तो कैसे देश डेवलप होगा। तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव देखा जाता है, इसका भी अल्टरनेटिव देखना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो डेवलप्ड नेशन है उनको ज़्यादा जिम्मेदार है। अब चीन सबसे ज़्यादा अगर कार्बन कोई प्रोड्यूस करता है तो चीन है, कनाडा है, अमेरिका है, यही सब तो हैं कार्बन डाइऑक्साइड फैलाए पड़े हैं। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन कार्य कराए जाने हैं बताइए। अमृत सरोवर योजना जो आई है बहुत बढ़िया योजना एक आई हुई थी यूपी सरकार द्वारा। तो अब बताओ इसमें होता क्या है। इसमें नए तालाबों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण बिल्कुल होता है। नए तालाब भी बनाओ, जो पुराने हैं उनको भी बनाओ। अगर उस पर कोई घर बना लिया तो उसको हटा दो, उसको तालाब बनाओ फिर से। जल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल जल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। जन भागीदारी को बढ़ावा जाता है, बिल्कुल भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। आइए आप मजदूरी करिए, यही तो है जन भागीदारी, खोदिए तालाब, ठीक है ना। चलिए, तो ये चारों काम है, यानी ये सभी प्रक्रियाएं अमृत सरोवर योजना के तहत किए जाते हैं। तो अमृत सरोवर योजना के तहत सबसे पहला तालाब कहाँ खुदा था? रामपुर में खुदा था। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, गलत है तो आप सबसे पहले बता देना यूपी में कहाँ खोदा गया था अमृत सरोवर योजना के तहत सबसे पहला तालाब। चलिए, अब सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है।
सूची 1 में दिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा। अब देखिए 2000, 2001, 2000, 2001 यानी सेकेंड और थर्ड दोनों सेम ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन यही है। तो देखिए 1 का 2 यहाँ भी दिख रहा है, 1 का 2 यहाँ भी है, यहाँ 1 का 2 यहाँ भी है, 1 का, यानी जहाँ भी देखेंगे चारों ऑप्शन में 1 का 2 ही आपको दिखेगा। हर जगह कहाँ दिख रहा है आपको? 1 का 2 ही दिख रहा है, तो 1 का तो 2 ही होगा। चलिए मिला दिए। स्वजल धारा कार्यक्रम, अब ये स्वजल धारा कार्यक्रम जो है ये कब लाया गया था? तो स्वजल धारा कार्यक्रम जो लाया गया था दोस्तों, वो लाया गया था 2002 और 2003 में, ठीक है ना। तो B का 1 हो जाएगा, तो A का 2 B का 1 कहाँ है? A का 2 B का 1, तो A का 2 B का 1 देखिए यहाँ भी है और A का 2 B का 1 यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत निर्माण योजना, तो अब देखिए भारत निर्माण योजना दोस्तों कहाँ पे आई थी? तो भारत योजना जो है वो 2005 और 2006 में लाई गई थी। तो C का 4, तो C का 4 देखिए यहाँ पे, तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? B। A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसान संपदा योजना, ठीक है ना, किसान संपदा योजना के उद्देश्यों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें देखिए नहीं लिखा है तो ध्यान से पढ़िएगा। कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित न करना, ऐसा तो कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित न करना ये सही है, ये तो मुझे गलत लग रहा है। देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, ये तो सही है। प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ति हेतु एक श्रृंखला का निर्माण करना, ये भी सही है। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना, ये भी सही है। अब किसान संपदा योजना इसीलिए तो लाई गई थी, साथ ही साथ कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी, और ये कह रहा है ना करने की, यही गलत है, कल्प्रिट यही है, ठीक है ना। चलिए आगे। ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ये भैया आप रखेंगे, पहचान गए कि नहीं? अब ग्राम सभा की जब बैठक होगी, कोई संकल्प हुआ, कोई प्रस्ताव हुआ, तो उसके पक्ष में कितने लोग वोट दिए और विपक्ष में कितने वोट पड़े, इसका जो रिकॉर्ड है वो पंचायत सेक्रेटरी सचिव जी रखेंगे, यानी आप, क्योंकि सचिव जी आप ही तो बनने जा रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? अब ग्राम सभा कोई शुल्क लगाएगी तो उस शुल्क को कलेक्ट कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, ये काम भी आपको ही करना है सचिव जी, पंचायत सेक्रेटरी, ध्यान दीजिएगा। एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण गुण है। एक कोई ग्राम पंचायत है और उसको आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है तो क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये बताइए। नेतृत्व का गुण बिल्कुल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कैसे आदर्श बनोगे? लोडर बन के थोड़ी आदर्श बनोगे। आदर्श बनाना है तो लीडर बनो। जैसे एक अभी हमारे बीच में एक महान आत्मा रतन टाटा जी की बात करते हैं, आपको पता होगा कि उन्होंने अंतिम सांसें ले ली हैं और एक बहुत ही आदर्श भरा जीवन इनका रहा। बहुत ही कुछ इन्होंने किया, अपनी जो भारत की कंपनी थी, टाटा ग्रुप था, उसको ग्लोबल बनाया, भारत के बाहर एक पहचान बनी इंडिया की कि यहाँ कोई कंपनी है। और भारत के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खुलवाए, बहुत सारी तरह की स्कॉलरशिप दी जाती थी और भी बहुत सारी चीज़ें दान वगैरह देते रहते थे, बहुत सारा। ओवरऑल आप देखेंगे तो रतन टाटा जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, तो इसके लिए हमें करना चाहिए। देखिए किसी ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया है और इन्होंने नहीं किया, इनके पापा ने किया, इनके पापा के दादा ने किया, मतलब पूरा खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कंट्रीब्यूट करते हुए। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो एक काम करिएगा, जब आप पंचायत सचिव बन जाइएगा, पहले तो मेहनत करिए, पंचायत सचिव बन जाइए। जब पंचायत सचिव बन जाइएगा तो ऐसा तो होगा कभी ना कभी आप 4 व्हीलर तो लेंगे ही, कार तो लेंगे ही। तो जब भी कोई 4 व्हीलर लीजिएगा तो अपनी कमाई से जो पहला 4 व्हीलर आप लीजिएगा वो टाटा कंपनी का ही लीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी लीजिए। अच्छा, टाटा की गाड़ियाँ सेफ्टी मेजर में बहुत आगे होती हैं, ध्यान रखिएगा, सेफ्टी में नंबर 1 होती है टाटा की कंपनियाँ। तो हो सकता है कि आपको कोई और ब्रांड पसंद हो तो भविष्य में आप कोई दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन जो अपनी कमाई से पहली गाड़ी लीजिएगा वो टाटा की लीजिएगा। एक ट्रिब्यूट, उन्होंने इतना योगदान दिया तो हम भी योगदान दें, हम उनकी कंपनी को आगे बढ़ाएं। उनकी कंपनी जितना ज़्यादा सेल होगा उतना बेटर है। तो चलिए ठीक है, अब आप पूछेंगे मेरे पास, तो भैया मेरे पास अभी इतनी औकात नहीं है,
जब होगी तो मैं भी टाटा की गाड़ी खरीदूंगा। चलिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल आदर्श ग्राम पंचायत में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल, तो बिल्कुल सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल होना चाहिए, तभी तो आदर्श हो। अगर तालमेल ही नहीं है तो आदर्श किस बात को। तो भैया ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? कोरम। अब आपको ग्राम सभा की कोई बैठक बुलानी है तो उसके लिए कोरम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना कोरम है। तो कम से कम 1/5 होने चाहिए, जो सदस्यों की संख्या है उसका 1/5 होना चाहिए, तभी बैठक कराइएगा, ठीक है ना। लेकिन कोरम के टलने की वजह से फिर जो दोबारा बैठक होती है उसके लिए कोरम की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पर शुल्क कौन लगाएगा? ग्रामीण मेलों पर, हाटों पर ये शुल्क कौन लगाएगा? ग्राम सभा लगाएगी, ग्राम पंचायत अधिकारी लगाएगी, लेखपाल लगाएगा या पंचायत सहायक? पंचायत सहायक क्यों लगाएगा भाई? ग्राम सभा का काम है, ग्राम सभा लगाएगी, ठीक है। तो कौन लगाएगी? ग्राम सभा। कह रहा है कि ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? करना आप ही को है, परिवार रजिस्टर को संशोधन उसमें आप ही को करना है। 2 महीने में करिए, वार्षिक करिए, त्रैमासिक करिए, अर्धवार्षिक करिए, रोज़ करिए, हर महीने करिए। तो रोज़ रोज़ नहीं हो पाएगा, 3 महीने में एक बार कर लीजिएगा। त्रैमासिक करना होता है, ठीक है। ग्राम सभा में जो परिवार रजिस्टर होगा, कुटुंब रजिस्टर जो होता है, उसको त्रैमासिक रूप से संशोधित किया जाता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? तो भाई रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार करना है। क्या करना है आपको? सुधार करना है, क्योंकि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में भी आप कार्य करते हैं। तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की जो 1969 का ये जो अधिनियम है, इसकी जो धारा है 21 है क्या शायद, धारा 21, हाँ धारा 21। तो धारा 21 के तहत रजिस्ट्रेशन में सुधार किया जा सकता है। जन्म एवं मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा? अच्छा, रजिस्ट्रीकरण तो करवा लिया आपने, किससे? सचिव जी से। तो रजिस्ट्रीकरण कौन करेगा? ये तो सचिव जी करेंगे, ठीक है, कर लिया सचिव जी। लेकिन ये जो प्रमाण पत्र है ये जारी कौन करेगा? तो सचिव जी जारी करेंगे, या एडीओ पंचायत या ग्राम प्रधान जारी कौन करेगा? तो ये जारी करने का काम रजिस्ट्रार का होता है। कौन जारी करेगा? रजिस्ट्रार जारी करेगा। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? अब बताइए कि किस समिति की सिफारिश पर आपके लिए नौकरी की व्यवस्था हुई। अब आप पंचायत सचिव बनने जा रहे हैं तो ये भी जान लीजिए ना कि कौन ऐसे भगवान थे, कौन ऐसे प्रभु थे। अब भाई जो हमारे लिए अच्छा काम करके गया उसके लिए हमारे लिए भगवान से कम है क्या? तो जिन्होंने ग्राम सचिव, पंचायत सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया, जिन्होंने सिफारिश दी, वो कौन थे? कस्तूरी रंगन थे, गिरधारी लाल व्यास जी थे, स्वामीनाथन थे या तेंदुलकर जी थे? ये सचिन तेंदुलकर जी नहीं है, ये दूसरे तेंदुलकर हैं। तो दरअसल ये थे गिरधारी लाल व्यास जी। प्रणाम कर लीजिए मन में इनको। इन्होंने ही इन्हीं की जो समिति थी, इन्हीं की सिफारिश पर पंचायतों के लिए सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान हुआ। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण बताया था? इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी, पत्रिका निकाली, तो किसमें इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें जो आत्मनिर्भरता है महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने हिंद स्वराज में शायद ये बात बताई थी। किसमें बताई थी दोस्तों? हिंद स्वराज में इन्होंने बताई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये ख़त्म हो गया आपका पंचायत वाला सेक्शन, यानी ये जो 65 मार्क है PRI से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा रहा है 65 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस। साथ ही साथ मुझे बताइए कि 65 में से आपने कितना स्कोर किया। तो ये PRI में कितना स्कोर किया, ये आप इंडिविजुअल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए थोड़ा सा कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है? साइज में बड़ा होता है दोस्तों, और महंगा भी आता है, सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। वह हज़ारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सबसे बड़े खास बात यह है कि जो हज़ारों यूजर्स का डेटा होता है वो एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो हज़ारों यूजर्स का डेटा एक साथ प्रोसेस करना है, तो लगता है मॉल वॉल खोल लिए हैं आप। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी।
इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि हज़ारों यूजर का डेटा एक साथ प्रोसेस करे और महंगा होता है थोड़ा सा। 67 इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? तो ये जो आईसी वाला कंसेप्ट आया, ठीक है, फर्स्ट में क्या था, पहली पीढ़ी में क्या था? पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। दूसरी में क्या था? तो दूसरी में ट्रांजिस्टर था। और तीसरी में आया दोस्तों, तीसरी में क्या आया? तो आईसी जो है वो तीसरी में आया, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरी में कौन आया? आईसी चिप्स, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4008, इंटेल 4004, इंटेल 8080, इंटेल 8081। तो इंटेल फेमस इसीलिए के है कि उसका प्रोसेसर इंटेल का आता है, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर भी इंटेल ने ही निकाला था और उसका नाम था इंटेल 4004। तो इंटेल 4004 नाम से पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था। 69 देखिए, कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित किया जाता है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था दोस्तों, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। किस क्रम में निष्पादित करता है? पहले एग्जीक्यूट करता है, फिर फेच करता है, फिर डिकोड करता है, या पहले स्टोर कर लेता है, फिर फेच करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, या पहले कोई जानकारी फेच करता है, प्राप्त करता है, फिर उसको डिकोड करता है, समझता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है? तो सही बात तो यही है ना। पहले कोई चीज़ आप लेंगे, देखेंगे, कॉपी पुस्तक लिया आपने, किताब खोली, पन्ना पलटा, फिर डिकोड करते हैं, अच्छा क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और सचिव जी बन जाते हैं। तो थर्ड वाला जो रूट है वो एकदम सही है। पहले कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, रेडी हैं आप लोग? चलिए, कह रहा है कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं? किस ग्रुप के उदाहरण हैं ये लोग? ये आपको बताना है। ये अल्टरनेट कुंजियाँ हैं, फंक्शन कुंजियाँ हैं, प्राइमरी कुंजियाँ हैं, या मॉडिफायर कुंजियाँ हैं? दोस्तों ये जो शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट होती हैं इन्हें मॉडिफायर कुंजी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको आप प्रेस करते हैं तो चीज़ें मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे अगर आपने टाइप किया ए, स्मॉल ए, अब इसी को अगर आपने शिफ्ट के साथ टाइप कर दिया, यानी शिफ्ट दबाया और स्मॉल ए दबा दिया, तो फिर ये कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। इसी तरीके से जब आप कंट्रोल की दबाते हैं तो चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है, क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ऐसे कुछ होता है। तो इसमें ये किस लिए यूज होता है? जो चेक होते हैं दोस्तों, चेक, तो चेक को रीड करता है, चेक को पढ़ता है। तो उसमें जो स्याही होती है उसको बताना है क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड होता है, ग्रेफाइट होता है, या कॉपर ऑक्साइड होता है। दरअसल इसमें जो MICR जो करेक्टर होती है, इसको प्रिंट करने के लिए चेक में प्रिंट होता है। ये जो यूज किया जाता है केमिकल, वो होता है आयरन ऑक्साइड दोस्तों, वो आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क, अब जो कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं? जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है। दोस्तों ये जो कहानी लिखी है ना, ये फालतू में लिखी है, यहीं पे तो आपको हिंट दे दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क कौन है? यही तो है CD को ही तो बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM आंसर हो गया। कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसमें जो डाटा को यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? नेटवर्क में। नेटवर्क में चीज़ें स्टोर नहीं होती। सर्वर में, हाँ सर्वर में हो सकती हैं, इंटरनेट में थोड़ी स्टोर होंगी, क्लाउड में नहीं, सर्वर में स्टोर किया जाता है। जो सर्वर होता है उसमें स्टोर कर दिया जाता है डेटा को, तभी तो सर्वर से आप एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट की सहायता से। चलिए आइए, कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो भाई जो कंप्यूटर रिसोर्स के प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, कंप्यूटर आपको चलाना है, तो कंप्यूटर चलाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। तो विशिष्ट कार्य, ये विशिष्ट कार्य, स्पेशल कार्य करते हैं। इसके लिए जो डिजाइन किए जाते हैं प्रोग्राम, उनको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आपको MS वर्ड पे कोई फाइल बनानी है, तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें आप काम
करेंगे, टाइपिंग कर लीजिए, कुछ रिपोर्ट बना लीजिए। एक्सेल पे जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का काम कर पाएंगे। तो जहाँ पे स्पेशल काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है। कंपाइलर दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, उस तरी भाषा HLL हाई लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ML यानी मशीन लर्निंग, मशीन भाषा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, कंपाइलर जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसमें जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। अब कोई आप कुछ कर रहे हैं, आपको शट डाउन करना है तो स्टार्ट मेनू में जाके भी आप शट डाउन का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं डायरेक्ट कर दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है अल्टरनेट प्लस F4। तो Alt प्लस F4 दबाइए और डायरेक्ट जो है आप अपने सिस्टम को शट डाउन करिए, ठीक है ना। करके एक बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कह रहा भाई यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक वेबी अंडरलाइन दिखती है। तो कोई चीज़ आपने टाइप किया, ठीक है, जैसे आपने टाइप किया मान लीजिए वाटर, तो स्पेलिंग होती है WATER, लेकिन जब आप MS वर्ड में टाइप कर लेते हैं आप लिख दीजिए WETER। देखिए उसके अंदर एक लाइन आ जाएगी, किस कलर की, रेड कलर की। क्यों, क्योंकि वाटर तो ये है, ये तो गलत है, तो किस कलर की लाइन आ जाएगी, लाल कलर की लाइन। ध्यान रखिएगा, कौन से कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन। प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस होते हैं जिस पे कोई चीज़ डिस्प्ले होती है, इमेजों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है। कई सारी इमेज हैं और उस पर डिस्प्ले हो रहा है प्रोजेक्शन स्क्रीन पर या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्लाइड एडिट तो बोलेंगे नहीं, स्लाइड शो बोल सकते हैं, स्लाइड व्यू भी नहीं बोलेंगे, स्लाइड इमेज का कुछ संभावना है लेकिन उसको बोलते हैं स्लाइड शो। पावर पॉइंट में जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये एक एक करके स्लाइड आती जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, स्लाइड शो हो रहा है, ठीक है ना, स्लाइड शो बोलते हैं। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। अच्छा सवाल है, कह रहा है जो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट है ये किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, फुल डुप्लेक्स का ये एग्जाम्पल है। आगे चले, निम्न, अब चलिए कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप बताइए, बैकडोर्स है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है या वॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है वॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आंसर देख लीजिए। बाकी जो कल आपके पास क्लास होगी साइबर सिक्योरिटी की, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया, साइबर सिक्योरिटी की आपकी क्लास 1 है, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर के 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ओवरऑल आपने अब तक 80 में से कितने स्कोर कर लिए हैं। और अगर इतना आप कर लिए हैं और अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आखिरी 20 क्वेश्चन को देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या होगा। अब नेपाल से कुछ ज़िले सटे हुए हैं, कितने ज़िले सटे हैं, 7 ज़िले सटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ज़िले सटे हुए हैं इनका क्रम आपको बताना है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो इसको आप थोड़ा सा मैप में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको पीलीभीत देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको लखीमपुर खीरी को देखने को मिलेगा, तब जाके उसके बाद आपको बहराइच देखने को मिलेगा। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी, ये देखिए कह रहा ऊंचाई वाले स्थानों पे मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। अब आप दो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं खादर, एक तो पढ़ते हैं बांगर, लेकिन इसमें बोला है कि ऊंचाई वाले भागों में मिलती है ये प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी, इसको बोलते हैं राढ़। क्या बोलते हैं दोस्तों, राढ़ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, खादर बांगर मत लगा के आइएगा, राढ़ बोला जाता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान किस प्रकार बढ़ता है। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर है हिमालय, ये नेपाल बॉर्डर मान लो, इधर है हिमालय, तो हिमालय से जितना दूर जाओगे उतना तापमान ज़्यादा रहेगा, जितना पास रहोगे उतना तापमान कम रहेगा।
तो कहने का मतलब है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब उत्तर से साउथ की ओर जाओगे तो हिमालय से दूर जाओगे, जब हिमालय से दूर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर चले आओ, तापमान बढ़ जाएगा। बात सिंपल है। गंगा के उत्तरी किनारे से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। अब मान लो ये गंगा रिवर है, तो अब इधर तो नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। अब इधर से कोई नदी मिलेगी तो उत्तरी किनारा हो गया, इधर से कोई नदी मिलेगी तो दक्षिणी किनारा हो गया, है कि नहीं। तो यमुना है, टोंस है, गंडक है। अब ये सारी यमुना, टोंस और सोन नदी, ये तीनों तो आती हैं दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। किधर से मिलती हैं? दक्षिणी किनारे से। लेकिन जो गंडक नदी है वो किधर से मिलती है? वो उत्तरी किनारे से मिलती है। ध्यान रखिएगा, जो गंडक रिवर है वो उत्तरी किनारे से मिलती है। बाकी यमुना, टोंस, सोन ये कहाँ से मिलती हैं? ये दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। आगे बढ़ें। किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। पीलीभीत पहले बना फरवरी 2012 में, तो फरवरी 2012 में बना वन्यजीव अभयारण्य, और उसके बाद जून 2012 में इसको बना दिया गया एक बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये हुआ था दरअसल 2012 गड़बड़ बता दिया गया, 2014 में। ये सब कब हुआ था? 2014 में। एक बार आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्यों कुछ कन्फ्यूजन है 12-14 का। इसमें 9 जून 2014 डेट दिखा रही है। आप एक बार देख लीजिएगा कि 12 है या 14 है जो कंटेंट है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार कर दे रहा हूँ 85, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में आ रहे हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है? देखिए दोस्तों, कोई संपूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा क्या है इसका एग्जैक्ट। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है? प्रयागराज गेहूं होता है लेकिन चावल के लिए फेमस है। शाहजहांपुर चावल के लिए फेमस है। सिद्धार्थनगर यहाँ का काला नमक चावल, याद है? काला नमक चावल जीआई टैग मिला है। लेकिन हरदोई जो है ना, यहाँ पे गेहूं ज़्यादा होता है, गेहूं के लिए फेमस है, तो ये एक प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है। बाकी ये तीनों जो हैं ये एक प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धान उत्पादक जिले हैं। अगला, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, पहली बात तो ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। और जो इसकी स्थापना है ये कहाँ की गई थी, कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। और 1907 में किसका गया था? तो कटरा सहकारी, आपको मैंने बुलाया था, जो कटरा में किया गया था इलाहाबाद में, तो 1907 में। मॉक टेस्ट 1 में इसका क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 1962। 88 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला एक खनिज बहुल जिला नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज बिल्कुल खनिज मिलता है, सिल्का सैंड मिलती है, झांसी में भी मिलता है, बांदा में भी मिलता है, बुंदेलखंड एरिया में तो खनिज मिल भी करता है। लेकिन आजमगढ़ में कोई खास ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आजमगढ़ एक खनिज बहुल जिला नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आजमगढ़ वाले अगर होंगे तो नाराज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड को मंजूरी दी है? अब ये क्वेश्चन लिया गया है जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था अगस्त 2023 में। अगस्त में हुआ था कि जुलाई में हुआ था, देख लीजिएगा। तो ये जो पेपर हुआ था अगस्त या जुलाई में, एग्जैक्ट नहीं याद है, ये 1262 पदों के लिए जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 31। तो कितने को मंजूरी दी गई है? 31 को मंजूरी दी गई है, देख लीजिएगा। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, रमेश चंद्र दत्त ने, लाला लाजपत राय ने या मोतीलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे अध्यक्षता दरअसल जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने की थी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी 1923 में, स्वराज पार्टी, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है इनके लिए, एजुकेशन के लिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है और यूपी की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है वो है थारू जनजाति। दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और इनके लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है। अब मेरठ से प्रयागराज के लिए एक गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, बहुत फेमस हो रहा है, अभी बन रहा है। तो मेरठ से गाजी यानी पश्चिम को पूरब से जोड़ देगा यूपी में। तो इसकी लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूरब आओगे और ये विस्तार भी जो है ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल, तो इसके लिए करीब 594 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। 594 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है, इसलिए इस पर खर्चा भी बहुत आया है। कड़क शाह बाबा की मज़ार कहाँ पर है बताइए। कड़क शाह बाबा की मज़ार, जो प्रयागराज के वाले होंगे या प्रयागराज के आसपास वाले होंगे वो जानते होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर प्रयागराज है, दरअसल इसका आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी में है कड़क शाह बाबा की मज़ार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या यानी सर्वाधिक स्लम जनसंख्या ये नगर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या बता दूं कहाँ पे है, तो मेरठ में है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या ना लखनऊ में है, ना गाजियाबाद में, ना वाराणसी में। सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या कहाँ पे है, तो मेरठ में है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर नगर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त हुआ। तो सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर नगर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त करने वाला जिला ये अयोध्या। अयोध्या को दिया गया भैया सौर नगर का प्रतिष्ठित पदनाम, ठीक है ना। सोलर पैनल लगाइए आप लोग भी, आप लोग को भी मिल जाएगा। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रतिमाह अधिकतम कितनी आय अर्जित कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब योगी जी कहते हैं कि हम रोजगार दे दिए, आप लोग मानते ही नहीं हैं। दे दिया ना रोजगार, यूट्यूब चैनल बना लीजिए, लेकिन यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर भी होने चाहिए, ठीक है ना, मोनेटाइज, जिससे कि लोग देखें। अब पता चला ऐसे नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल बना लिया, 4 घर के लोगों से सब्सक्राइब करा लिया तो उसके लिए 8 लाख थोड़ी देंगे। आपका क्राइटेरिया है कितने आपके सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे सरकार की योजना का गुणगान करना है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो फिर सीधा जेल। सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के साथ चलना है, सरकार की अच्छाई बतानी है। तो आपको 8 लाख रुपए महीने तक लगभग आप कमा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बताओ 8 लाख महीना कमाओगे, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है ना। चलो, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आभा आईडी, ठीक है ना, आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो बताओ आभा आईडी में कितनी संख्या होती है। किसी सरकारी जिला अस्पताल में जाओ, आभा आईडी पता चल जाएगा। तो आभा आईडी में कितनी संख्या होती है, 10 होती है, 6 होती है, 14 होती है, 8 होती है। हम एक बार तो गए थे, उसमें 14 संख्या थी, ठीक है ना। तो 14 संख्या होती है आभा आईडी में, ठीक है ना। आभा आयुष्मान भारत याद होगा ना, 98। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नेता ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक समागम में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया। ये बहुत अच्छी बात है। हाथरस में आपको पता ही होगा कि एक, हालांकि किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है आप अनुयायी हो तो बुरा लग जाए, लेकिन एक भगदड़ हो गई थी। एक बाबा जी थे, कुछ कथा वथा सुना रहे थे, तो कुछ भगदड़ हो गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी उसमें। तो उसमें शोक व्यक्त किया। अब शोक तो सभी ने किया, अब क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो अब अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं तो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। कौन है ये हैं पुतिन, रूस के जो मेन कर्ता धर्ता हैं। कौन, व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने क्या किया, शोक व्यक्त किया है। अब देखिए दोस्तों, आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं। इससे पहले बस 30 सेकेंड आपका समय लूँगा। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह के मॉक टेस्ट हों जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने, क्योंकि पढ़ कितना भी लीजिए अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि आपको बता दूं मैं कि मेरे पास संसाधनों की भारी कमी है, इसी वजह से मैं ये वीडियो जो है रेगुलर नहीं ला पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि संडे आपको ये मिलेगा, यानी हर संडे को हम एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो मॉक टेस्ट पहला था उसको मैं जब सुन रहा था, खुद से मैं देख रहा था, तो उसमें एक आपने नोटिस किया होगा उसमें जो वॉइस वाली दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरा माइक है ये लोकल माइक है और इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों।
इस वजह से जो क्लियरिटी के साथ, जो क्वालिटी के साथ आपको वॉइस मिलनी चाहिए वो वॉइस नहीं मिल पाती है, और कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं इससे हटता है। और जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला माइक आता है वो काफ़ी महंगा आता है, मैंने उसको देखा था नेट पे। तो दोस्तों आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो ख़रीद के मुझे दीजिए, बस आपसे एक काम मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि हाँ मेहनत आपके लिए की जा रही है और इससे आपका कुछ फ़ायदा है, तो हमारे चैनल पर एक ज्वाइन का ऑप्शन है, ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन है। सब्सक्राइब के बगल में देखेंगे एक ज्वाइन का बटन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो 29 रुपीज़ दे करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब 29 रुपीज़ देखिए महीने का, तो वो कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं पड़ा लगभग, ठीक है। हालांकि देखिए जिसके पास 1 रुपये नहीं होता तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो जिसको कुछ ऐसी इकोनॉमिक दिक्कत है तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 29 रुपये आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोले भटूरे की कीमत है या एक छोले समोसे की कीमत है, तो आप हमारा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को जा कर के ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि ये जो छोटे मोटे संसाधन है ये हम जुटा सकें और आपके लिए बेहतरीन चीज़ें बेहतरीन क्वालिटी में प्रोवाइड करा सकें। तो इतना आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर इस वीडियो के बाद 20-30 लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत बड़ा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, ठीक है। तो अपना सपोर्ट आप लोग, और ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनका सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट कई तरीके से होता है। तो आप वीडियो को देखें, आप पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो ज्वाइन नहीं कर सकते वो एक काम करेंगे, वो वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो भाई सक्षम है वो ज्वाइन कर लें प्लीज़, जो नहीं कर सकते वो वीडियो को शेयर कर दें निस्वार्थ भाव से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आखिरी के 2 क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम आप विदा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें कहां से प्राप्त? तो राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे ज़्यादा शिकायतें दोस्तों यूपी से मिली हैं। यूपी से सबसे ज़्यादा शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग को मिली हैं एक रिपोर्ट के अनुसार। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी? तो जो वाराणसी में हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इसके लिए करीब लगभग 2870 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 2869.69 ऐसे कुछ है, 69 है 25 है, याद नहीं है, लेकिन लगभग इतना है। लेकिन अगर राउंड फिगर में बात करेंगे तो 2870 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो विकास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि 100 में से आपने कितने स्कोर किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। और उसके अलावा वीडियो को लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है। लाइक करने से वीडियो क्या होता है, ज़्यादा चलता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो ज्वाइन कर सकते हैं 29 रुपीज़ ज़्यादा नहीं, जो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जो नहीं कर सकते हैं वो कम से कम शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले संडे को मॉक टेस्ट 3 के साथ। कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा, साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और क्या सुधार किया जा सकता है। इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।